हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज लूसेंट होमवर्क का सेकेंड दिन है और हम सबसे पहले ज्योग्राफी में सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल को इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग सौरमंडल को इंग्लिश में? सोलर सिस्टम। तो आइए जानने का हम प्रयास करें कि सौरमंडल होता क्या है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपक्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि सौरमंडल कहते किसे हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? सौरमंडल। अब नेक्स्ट देखेंगे, सौरमंडल में सूर्य का प्रभाव है। सौरमंडल में क्या है? सूर्य का प्रभाव है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। क्या है? 99.999 सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है, यानी सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या है? प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाली जुड़वा पिंडों का समूह है। यानी प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अब हम लोग सूर्य के बारे में देखेंगे। सूर्य को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सन। सूर्य को क्या है? सन। सूर्य क्या है? सूर्य जो है सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का, एक सेकंड रुकेंगे, हम लोग देखते हैं। हाँ, सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का प्रधान है। और यह हमारी आकाश यानी हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यानी कहने का मतलब सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। क्या कह रहा है? यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ कहने का मतलब 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मो ईयर कहते हैं। एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? यानी 25 करोड़ वर्ष। एक ब्रह्मांड वर्ष में क्वेश्चन पूछेगा 1 कॉस्मो ईयर में कितने मिलियन वर्ष होते हैं? तो 250 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कोई क्वेश्चन आएगा कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है, तो आप सभी लोग आंसर में क्या लिखेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला देखेंगे, इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। इसका मध्य भाग यानी कहने वाले इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 25 दिनों में। और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में। इसको नोट करेंगे आप लोग कि एक कॉस्मो ईयर में मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 25 दिनों में। और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में। कोई पूछेगा आपसे कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 71%।
सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 71%। हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। जिसका ताप कितना होता है? 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी ताप के सतह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होता है। हेम्सवर्थ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिक संलयन होता है जो सूर्य के ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। देखेंगे, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है तथा इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल, यानी इंग्लिश में कॉस्मोस्फीयर कहते हैं। और कॉस्मोस्फीयर किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। कॉस्मोस्फीयर का रंग कैसा होता है? लाल। अब हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में देखेंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्यकिरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? सूर्यकिरीट। और यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्यकिरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्यकिरीट क्या करता है? एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकिरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकिरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। आपसे पूछेगा कि सूर्य की उम्र सीमा क्या है? तो 5 बिलियन अरब वर्ष। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया कि सूर्य की उम्र सीमा वर्ष क्या है? तो 5 बिलियन वर्ष आप लोग मारेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में बदलता हमारा दृष्टिकोण। ब्रह्मांड प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड को सेलेस्टियल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे ही सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे के सहायक जोहान्सन केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों का खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य के ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। नोट में देखेंगे हम लोग, केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है।
क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि केपलर ने सिद्ध क्या किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा है, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, गोलाकार। तो आप लोग क्या आंसर मारेंगे, दीर्घवृत्ताकार। अब लोग देखेंगे हम लोग, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का व्यास का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। अगला देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। यानी सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 15,000 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। सूर्य के धब्बों का एक चक्र पूरा कितने वर्षों का होता है, तो आंसर में मारेंगे हम 22 वर्ष। पहले यह 11 वर्षों का तक यह धब्बा बढ़ता है और उसके बाद 11 वर्षों बाद धब्बा घटता है। जब यह सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी का चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई दिशा की बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। किसके कारण, सूर्य का धब्बा जो दिखाई देने लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कोई पूछे सूर्य का व्यास लगभग कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना बड़ा है। पूछे कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो 110 गुना आंसर मारेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 13 लाख। और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्यताप का कितना अरबवां भाग मिलता है, 2 अरब। नोट, मध्य रात्रि की सूर्य का अर्थ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि सौरमंडल के पिंड क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए देखते हैं 3 श्रेणी। सबसे पहला है परंपरागत श्रेणी। परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह में क्या क्या आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये सब किसके उदाहरण है, परंपरागत ग्रह के। सेकंड में देखेंगे बौने ग्रह। बौने ग्रह में आता है प्लूटो, चेरन, सेरस 2003, UV 313। चलिए अब तीसरा देखेंगे लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह क्या है, ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। नंबर 1, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा,
उसके आस पास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके पास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU का प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप प्रागत ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। पहला देखेंगे हम लोग, पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, इंग्लिश में इसको टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट कहते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह, इसमें कौन कौन से आता है? तो पार्थिव के अंतर्गत आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। सबसे पहले कोई पूछेगा आपको कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, यानी पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। पार्थिव ग्रह क्या है? सूर्य के बहुत निकट है। अब पार्थिव ग्रह किसके बने होते हैं? चट्टानों के बने होते हैं। तो आप सभी लोग इस बात को नोट कर लेंगे और याद अच्छे से कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, बृहस्पति या बाह्यतम ग्रह। बृहस्पति या बाह्यतम ग्रह यानी जोवियन और आउटर प्लैनेट। तो बृहस्पति या बाह्यतम ग्रह कहते किसको हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं। सूर्य से बहुत दूर कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। बृहस्पति ग्रह का आकार क्या है? बहुत बड़ा होता है और गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। बृहस्पति ग्रह किसके बने होते हैं? गैस और तरल पदार्थों के। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वह ग्रह कौन कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। पूछेगा कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। एंड आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी बढ़ते क्रम में। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं शुक्र, अर्थात सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि का। और सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे आप लोग। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस। अरुण को यूरेनस भी कहते हैं एवं वरुण को नेपच्यून, यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है।
द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण एवं वरुण, शनि एवं बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह, न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है, अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बृहस्पति, अरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम आप सभी लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एवं अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण एवं वरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज। अब हम लोग बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग मरकरी के बारे में देखेंगे। मरकरी को यानी हिंदी में हम लोग बुध कहते हैं। बुध कौन सा ग्रह कहते हैं? बुध। चलिए मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध। बुध क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यानी क्वेश्चन में आया कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो बुध। एवं सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। कौन सा ग्रह? बुध। सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले कौन सा ग्रह दिखाई पड़ता है? बुध। एवं सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का पूछेगा कि सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह कौन है? बुध। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध ग्रह के पास क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का क्या विशिष्ट गुण है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह क्या होता है? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो बुध। यहाँ दिन अति गर्म व बर्फीली होती है। बुध ग्रह पर, सौरमंडल में बुध ग्रह पर क्या होता है? दिन अति गर्म व बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। सौरमंडल में सभी ग्रहों में सबसे अधिक ग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बुध। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 6 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस, दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध ग्रह क्या है? अब शुक्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वीनस। ग्रह को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानेट। अब देखेंगे शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं सबसे चमकीला ग्रह है। पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। एवं सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सूरज सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। कौन सा ग्रह? शुक्र।
यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ग्रह में चक्रण करता है। शुक्र को पृथ्वी का भगिनी भी ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है घनत्व और आकार के अनुसार? तो शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसके पास यानी शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में देखेंगे। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सब सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं? तो यानी बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके यानी बृहस्पति उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड। गैनीमेड का कलर कैसा होता है? पीले रंग। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। बृहस्पति का उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड, जो हल्का पीले रंग का होता है। अब हम लोग मंगल के बारे में पढ़ेंगे। मंगल को इंग्लिश में हम लोग मार्स बोलते हैं। मंगल को मार्स ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके कहने का मंगल दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। यानी मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 687 दिन। चलिए, तो आप ज्योग्राफी ख़त्म हुआ। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में भारतीय संविधान में कल कुछ पढ़े थे हम, और अभी भारतीय संविधान के बारे में डिटेल करेंगे हम लोग। तो चलिए, भारतीय संविधान में क्या था कि प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतों संघ में शामिल नहीं हुई। प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। अब हम लोग प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में देखेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र व प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। अब हम ऑप्शन ए में देखेंगे परिसंघ सूची क्या है। अभी हम लोग परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना और वायुसेना जनगणना जैसे विषय थे। पूछेगा परिसंघ सूची में कौन कौन सी काम थी? तो विदेशी कार्य, परिसंघ सूची के विषय में क्या आता है? किस विषय पर चर्चा किया गया था सूची में? विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे परिसंघ सूची में। अब प्रांतीय सूची में देखेंगे हम लोग।
प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों की अन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। पूछेगा कि कानून बनाने का अधिकार किस मंडल को प्राप्त था, तो प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे क्या? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। यह प्रांतीय सूची के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों एवं परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद। ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई। आगे देखेंगे नोट में हम लोग, नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। नेहरू, गुलामी का अधिकार पत्र। नंबर 2, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अंबेडकर जी ने क्या कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। चौथा है संघीय न्यायपालिक न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन से को प्राप्त थी। यानी कहने का मतलब संघीय न्यायालय की व्यवस्था क्या थी कि यह देशी रियासतों का विस्तृत क्षेत्र था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। संघीय न्यायालय व्यवस्था में कितने न्यायाधीश थे? तो 2 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। इसी के बारे में जो कि प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। आगे देखेंगे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। किस भारत परिषद का अंत? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधि देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और यह उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके द्वारा बर्मा को क्या किया गया? भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया।
के अंतर्गत देश के मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किस बैंक की स्थापना की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके मताधिकार का विस्तार इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। उन्नीस सौ सैंतालीस का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। नंबर 2, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगे। नंबर 4 देखेंगे, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। नंबर 5, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 6, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। नंबर 7 देखेंगे, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट में देखेंगे, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो जुलाई 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एलवी अलेक्जेंडर थे। नोट में देखेंगे, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट टॉपिक देंगे, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में। कुल 389 सदस्यों के प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। अब हम लोग देखेंगे प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों के प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, दरोगा की एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, पूछेगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संघीय संविधान सभा समिति कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबंधी परामर्श समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट में देखेंगे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उपसमितियां थी। पहला है ए में मौलिक अधिकार उपसमिति यानी JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। मौलिक आधार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी एवं ऑप्शन बी में देखेंगे अल्पसंख्यक उपसभापति उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, जो इस
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष एन गोपाल स्वामी आयंगर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। पाँचवा थे सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। पाँचवा था एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर। सातवां था DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट में देखेंगे संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए लिए थे। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा की महिला सदस्य। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी? पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, दूसरी एनी मैस्करीन, तीसरा बेगम एजाज रसूल, चौथा है दक्षियानी वेलियादुन, पाँचवा है जी दुर्गाबाई। छठा देखेंगे हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे। आठवां, नौवां मालती चौधरी, 10वां पूर्णिमा बनर्जी, 11वां रेणुका राय, 12 में सरोजनी नायडू, 13 में राजकुमारी अमृत कौर, 14 में है सुचेता कृपलानी, 15 है विजयालक्ष्मी पंडित। तो हम लोग देख लिए संविधान सभा की महिला सदस्य के बारे में जान गए। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 से। मंत्री क्वेश्चन आएगा कि जवाहरलाल क्वेश्चन आएगा कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, गृह सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह उस समय। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कार्य एवं खनन एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? CH भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। रेलवे मंत्री आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम। अब हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 के समय। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। वाणिज्य मंत्री I चुंदरीगढ़। संचार मंत्री अब्दुल रब नश्तर। विधि बंगाल SFCF चीफ जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री गजानंदर अली खान। अब हम लोग देखेंगे देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासत सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा
को पारित कर दिया गया। इस पर समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के समय का। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या क्या बने? प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय में कौन सा विभाग मिला? गृह विभाग। सूचना व प्रसारण राज्य के मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला। अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग मिला। डॉक्टर जन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया, श्रम विभाग मिला। सरदार वल्लभ सिंह को रक्षा विभाग मिला। राजकुमारी अम्बेडकर को स्वास्थ्य विभाग मिला। CH भाभा को वाणिज्य विभाग मिला। रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग मिला। RK शनमुगम शेट्टी को वित्त विभाग मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति। VN गाडगिल को कार्य एवं खनन ऊर्जा विभाग मिला। चलिए नोट में पढ़ेंगे। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव भी मानते थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। पूछेगा कि संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया को लगभग बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना खर्चा है? तो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। संविधान निर्माण के कुल कार्य में कितना खर्च हुआ, कितने रुपए? तो 63,96,729 रुपये। चलिए तो आज यहीं तक रखेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ें? संविधान सभा के बारे में, राजनीतिक का संक्षिप्त इतिहास के बारे में, और भूगोल में सौरमंडल के बारे में, हम ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह तक पढ़ लिए हैं। आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। कल फिर नेक्स्ट होमवर्क पढ़ के आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ाने में मेहनत लगता है। आप सभी लोगों का प्यार बना रहेगा ताकि मोटिवेशन हमको मिले। आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि लुसेंट बुक को अच्छे से रिवीजन करेंगे, तभी जाके बिहार दरोगा या BPSC में GK में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।